जैसे मैं बना रहा हूँ आपको वैसे ही बनाना है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं बोलूंगा, अभी समझ में आ जाएगी। आधुनिक भारत कौन सा? रेनेसा। हाँ, रेनेसा। पुनर्जागरण। जिसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही दोबारा से बोल रहा हूँ, फिर समझा दूंगा। यूरोपियन कंपनी का आगमन, एक कारण क्या रहा? ओटोमन साम्राज्य का पतन, विघटन, डिक्लाइन होना, डिक्लाइन हो गया। और उसकी जगह एक नया फॉर्मेशन आ गई। कौन सी? उस्मानिया सल्तनत, जिसे हम क्या कहते हैं? तुर्की। ठीक है। और उन्होंने किस पर कंट्रोल कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर। किस पर? कुस्तुनतुनिया।
आज की तारीख में तुर्की कह दो, इस्तांबुल कह दो, या एशिया माइनर कह दो, जहां पर आपकी एंट्री गेट एक तरीके से यूरोप का, किसका, यूरोप का एंट्री गेट माना जाता है। एक कारण तो ये स्थिति बनी है आपके सामने। दूसरा, यूरोप में क्या शुरू हो गया, पुनर्जागरण शुरू हो गया। पुनर्जागरण का मतलब है हर क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ चीजों में रिफॉर्म किया जाने लगा। उनमें जो कुछ गलतियां थी, खामियां थी, उनको दूर किया जाने लगा। जैसे धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के अंदर, नया ईसाइयत आने लगी, मानववाद, ह्यूमनिज्म को ध्यान दिया गया कि मानव ही सबसे श्रेष्ठ है, मानव के ऊपर ही काम किया जाए। और तीसरा, वैज्ञानिक खोज शुरू हो गई, कुछ नए इनोवेशन शुरू किए गए, साइंटिफिक इनोवेशन, और उसके तरीके से नया सी रूट ढूंढा गया, और उन सी रूट के माध्यम से कुछ देशों की खोज की गई, जिसमें ब्राजील की पेट्रो अल्बर्ज ने की, अमेरिका की कोलंबस ने की, भारत की वास्को डी गामा ने की, ऑस्ट्रेलिया के जेम्स कुक ने की, और न्यूजीलैंड की तस्मान ने की। ये कुछ खोजें, फाउंडर इनको देशों को खोजने वाले। ये प्रारंभिक स्थिति थी। कि आपसे पूछा जाए यूरोपियन कंपनी भारत में क्यों आई, तो उसके दो रीजन्स हैं। एक रीजन तो ये है, जो अब तक बहुत बड़े डायनेस्टी थी उसका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। और दूसरा, उसी समय यूरोप में क्या चल रहा था, पुनर्जागरण चल रहा था। इन दो कारणों से यूरोपियन कंपनियों का क्या हुआ, भारत में आगमन हुआ। अराइवल इन इंडिया या अराइवल इन ईस्ट इंडिया देश या ईस्ट के देश, दो चीजें दिमाग में रखनी है और एक समय पीरियड याद रखना है। कौन सा, 1453 वाला। पांच छह टॉपिक्स के अंदर अपने मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करेंगे। सबसे पहला यही है। उसके बाद जितनी भी कंपनियां आई उनके ऊपर चर्चाएं करेंगे। उसके बाद उन सारी कंपनियों में से ब्रिटेन के ऊपर, किस पर, ब्रिटेन ने कैसे अपना विस्तार किया। जब ब्रिटेन के विस्तार की बात करेंगे तो उसी में शामिल हो जाएगा बंगाल, उसी में शामिल हो जाएगा अवध, उसी में शामिल हो जाएगा मैसूर, उसी में शामिल हो जाएगा मराठा, और उसी में शामिल हो जाएंगे पंजाब। तो वो सारा टॉपिक उसके साथ रिलेटेड हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। आपको ऐसे ही इनको उतारना है, थ्योरी और वो लिखने की जरूरत। न्यूजीलैंड, तस्मान, जेम्स कुक, ठीक है। तस्मान कहाँ का रहने वाला था, हॉलैंड का। कहाँ का, देखिए ये हॉलैंड, मैंने कहा जो बॉर्डर के देश है वो खोज कर रहे हैं, तो हॉलैंड की खोज की, हॉलैंड का जो आदमी था, कौन सा यात्री ट्रेवल्स था, उसने इसकी खोज करी। ये कुक कहाँ से थे, ब्रिटेन से था। कहाँ से था, ब्रिटेन का। वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का। और पेट्रो अल्बर्ज भी कहाँ का था, पुर्तगाल का। किसका, पुर्तगाल का। समझ में आ गया। आज की तारीख में हमारे देश का कंपैरिजन किससे होता है, दो तीन देशों में होता है, जिसमें से एक देश है ब्राजील। हमारी तुलना किससे की जाती है, ब्राजील से की जाती है, क्योंकि ब्राजील की जोग्राफिकल, ब्राजील की क्षमता, वैसी क्षमता किसकी, हमारी है। हम कह रहे हैं यूएनओ में हमको क्या दिया, परमानेंट सीट दी जाए, तो ब्राजील भी उसी सीट में शामिल होता है। दक्षिण अफ्रीका भी उसी सीट में शामिल होता है। कुछ देश हमारे जैसे हैं और उनकी खोज की गई थी। चीज़ें समझ में आ गई। दोबारा से बता रहा हूँ, आधुनिक भारत को स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है, यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपियन कंपनियां भारत में क्यों आई, उसके दो कारण थे। एक, जो अब तक लंबे समय से एक डायनेस्टी बैठी हुई थी, उस डायनेस्टी का क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। और उस गेट पर, किस पर, वो गेट जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है, उस गेट को कहा जाता है कुस्तुनतुनिया। उस गेट के ऊपर एक डायनेस्टी का पतन हो गया, और वहां पर कौन सी डायनेस्टी आ गई, तुर्क। अब तुर्क डायनेस्टी आने से यहां पर आप एरो बनाकर नीचे लिख सकते हो, एक चीज लिख लेना, व्यापार अवरुद्ध हो गया, व्यापार को रोक दिया गया, व्यापार रुक गया, या व्यापार को ज्यादा क्या कर दिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। जब कंट्रोल कर लिया गया तो मैंने आपको कहा कि दुनिया में अभी अमेरिका नहीं आया, दुनिया में अभी दक्षिण अमेरिका नहीं आया, अभी वही दुनिया है, कौन सी, यूरोप वाली। यूरोप को दुनिया का लास्ट माना जा रहा था। यूरोप का जो वेस्ट है वो दुनिया का लास्ट था, यानी कि पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश हैं, उनके ईस्ट में कुछ भी, वेस्ट में कुछ भी नहीं था, केवल और केवल अटलांटिक महासागर था। समझ में आ गया, दुनिया वहीं तक ही मानी जा रही थी। अब इनका वेस्ट तो समुद्र में आ गया और ईस्ट पर नियंत्रण हो गया, तो मैंने कहा यूरोप जाता कहाँ, यूरोप तो एक तरीके से बोतल की तरीके से हो गया, एंट्री है नहीं, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, तो यूरोप अब जाएगा कहाँ। तो मैंने कहा यूरोप की दो चीजें हो सकती थी, या तो यूरोप समाप्त हो सकता था, और या यूरोप बहुत ज्यादा तरक्की
कर सकता था, तो उसने वही रास्ता चुना, कौन सा? तरक्की वाला। उसने इनोवेशंस किए और नई चीजों की खोज करी और दुनिया के अंदर अपने आप को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। वो यूरोप जिसके पास उत्पादन की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, लेकिन आज की तारीख में दुनिया का सबसे अच्छा महाद्वीप यूरोप है। सब लोग कहाँ जाना चाहते हैं? यूरोप जाना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये हो गई, उतार लिया ना इसको। अब नेक्स्ट दो चीजें और लिख लो, कल जो मैंने आपको बताई थी। वो जो कंपनी आई थी, उन कंपनियों का जो आगमन है उसका क्रम याद रखना है, और उन कंपनियों की जो क्या हुई थी? स्थापना, उनका क्रम आपको याद रखना है। पहली चीज, किस क्रम में आई और किस क्रम में कंपनी की स्थापना हुई, ये चीज वापस से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद डच। डच के बाद अंग्रेज। अंग्रेज के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। ये तो कंपनियों के आने का क्रम है, आने का क्रम है। लेकिन कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें एक जगह पर चेंज आएगा। ब्रिटिश, डच, डच के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीस। कंपनियां स्थापित की गई। एक तो कंपनियां आने का क्रम और एक कंपनियों के स्थापना का क्रम, ये क्रम आपको याद रखना है। डेनिश से नीचे वाली फ्रांसीसी, ठीक है। और जिसमें अपने को अपना टारगेट क्या है? क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रिटिश जो है उन्होंने ही भारत पर क्या किया? कंट्रोल किया, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने को कुछ बेसिक जानकारी सभी की पढ़नी है। एक एक दो दो फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो ये अंग्रेज हम कहते थे, हम अंग्रेज, हमने दिया। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, राजस्थान में लिखी गई एक किताब, एक बुक का नाम है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यानी कि मुल्क का मतलब देश के ऊपर। समझ में आ गया? ये अंग्रेज शब्द हमारा दिया हुआ है। जैसे हमको किसी ने शब्द दिया था हिंदू, समझ में आ गई बात? हमारी पहचान हिंदू से थोड़ी ना थी, लेकिन हमको दे दी गई और हमारे ऊपर चिपका दी गई, और आज वही चल रही है। मैंने कहा जिसको दो, ठीक है। ऐसे ही यूरोप के जो देश हैं उनमें से सारे ही अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन हमने ब्रिटिश, क्योंकि हमारे ऊपर नियंत्रण किसने किया, तो हमने उनको नाम क्या दे दिया? अंग्रेज। क्यों दे दिया? क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे। तो देसी भाषा में इंग्लिश शब्द तो बोलना गांवों के अंदर उस समय मुश्किल था, इंग्लिश भी बोलना अपने आप में। हाँ, तो हम क्या, हाँ ठीक है, इंग्लिश बोलो और एक अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी देसी शब्द है जिसकी उत्पत्ति अपने आप में बड़ी विशुद्ध हुई है। आप अंग्रेजी लिखो, आपको समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश को अगर हिंदी, इंग्लिश का ट्रांसलेट करोगे हिंदी में, तो हमने अपने आप से ट्रांसलेट कर दिया उसका अंग्रेजी। समझ में आ गई? और अंग्रेजी शब्द निकला कहां से? अंग्रेज से। किससे निकला? और अंग्रेज वो है जो इंग्लिश बोलते थे। तो ये कुछ शब्द हो जाते हैं जो बाय डिफॉल्ट उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका ये पता नहीं है वो आए कहां से। जैसे फटफटिया, कुटकुटिया, हाँ, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देसी तरीके से हुई है, जिनकी उत्पत्ति का कोई वैज्ञानिक सोर्स नहीं है, देसी भाषा में उतार दिया और हमको वो अच्छे भी लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग डालो पुर्तगाली पर। किस पर? सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। तो 1498।
वास्को डी गामा, पहली चीज। इस समय पुर्तगाल का शासक का नाम था मैनुअल। पुर्तगाल का। और उसके बेटे का नाम था नेविगेटर, हेनरी नेविगेटर। और उसे कहा जाता था नेविगेटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करें किसकी, भारत की, तो भारत में उस समय कौन था, सिकंदर लोदी, एक तो ये याद रखिएगा। एक आपको महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा, गुजरात का शासक। ये दो चीजें आपको भारत की याद रखनी है। ये पुर्तगाली शासक है, ध्यान रखिएगा। अभी वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, कालीकट, केरल, या फिर इसको कह दूं मैं मालाबार तट। ठीक है, और यहां का शासक जमोरिन। ठीक है, वास्को डी गामा की सहायता किसने करी, मोहम्मद मजीद के द्वारा। गुजरात का एक बिजनेसमैन था। इसी इसी चैप्टर में इसके दो फैक्ट और याद कर लो। हाँ, केरल का शासक जमोरिन। दो चीज याद रखने का, वास्को डी गामा कुल कितनी बार, 3 बार। वास्को डी गामा भारत में कुल कितनी बार आया, 3 टाइम्स। और 1524 में केरल में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मारा नहीं था इसको, मारने वाला कोई दूसरा था। जॉर्ज थॉमस, जो पहला ईसाई धर्म प्रचारक आया था, उसकी हत्या की गई थी। उसी के नाम से ये क्या बनाएंगे, चर्च बनाएंगे केरल के अंदर। कौन आ गए थे, तो ऐसे तो भटकते सब ही आते थे। इससे पहले क्या अंग्रेज नहीं आए, अंग्रेज क्या 1600 में आए थे, उससे पहले आ गया था अंग्रेज। फिर अफ्रीकन नहीं आ रहे, जब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे हो आप, तो पढ़ा था ना, तो इबन बतूता अफ्रीका से आ गया था, किससे, लेकिन वो स्थलखंड से आए थे। किससे, स्थलखंड से। स्थल से आने वाले कई सारे वैज्ञानिक हुए, कई सारे ट्रेवल्स हुए हैं, वो आए थे, कोई दिक्कत, लेकिन वो किसी देश को रिप्रेजेंट
नहीं कर रहे थे। यहाँ पर जो कंपनियां स्थापित हो रही वो अपने आप में व्यवसाय करने के उद्देश्य से, और उन देशों से उनको क्या मिली हुई है, परमिशन, मान्यता मिली हुई है, ऑथेंटिकेशन प्राप्त है उनको। ठीक है, इसलिए उन पर चर्चा करें। एक एक आदमी आया उस पर चर्चा क्यों करेंगे, उनका क्या योगदान है भारत में। हाँ, ऐसे पढ़ने लगोगे तो मुझे लग रहा है इतिहास का समय कम पड़ेगा, व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा के बारे में बता रहा हूँ। 20 मई 1498 को कहाँ पहुंचा है, भारत पहुंचा है। कहाँ पर पहुंचा, कालीकट, केरल या फिर मालाबार तट। आपको पता है कि भारत का पहला मानसून यहीं से टकराता है, मालाबार तट से भारत में पहला मानसून। ठीक है, उसके बाद उस समय शासक कौन है, मैनुअल, और उसका पुत्र कौन है, हेनरी। हेनरी को हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। समुद्री यात्राओं की इसके पास अच्छी जानकारी थी। ये एक, मैंने कहा, वैज्ञानिक सोच वाला, साइंटिफिक अप्रोच वाला व्यक्ति था, और इसी के कहने पर शासक ने समुद्री यात्राओं में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, उसके बाद भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, सिकंदर लोधी बैठा था। और गुजरात का शासक उस समय कौन था, बेगड़ा। केरल का शासक, सहायता किसने करी, मोहम्मद मजीद ने की। ठीक है, कुल कितनी बार आया, 3 बार आया, और तीसरी बार भगवान को प्यारा हो गया, क्योंकि लालच अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये तो इनकी सामान्य जानकारी। ठीक है, इसके बाद 3 कैरेक्टर और आपको पढ़ने मिलेंगे, आगे स्टार्टिंग करिए। तीन मुख्यतः गवर्नर्स पढ़ने पड़ेंगे पुर्तगालियों के। किसके, पुर्तगालियों के। पहले गवर्नर का नाम है अल्मीडा, फर्स्ट गवर्नर। एक है डी कुना, और है के अबू कर्क। पूरा नाम अल्फासो है, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अल्फासो डी अबू बर्क कर्क, सॉरी, और ये डी कुनाह। ये 3 के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी है, एग्जाम्स में इनमें से पूछा जाता है। इसकी खासियत के बारे में ध्यान रखिएगा। पहली बात तो प्रथम संस्थापक किसका, पुर्तगाली डायनेस्टी का या पुर्तगाली वंश का सबसे पहला संस्थापक, फाउंडर किसको माना जाता है, अल्मीडा को। दूसरा, केरल में किसमें, केरल में 1503 में पहला सेंटर खोला गया, कोचीन में। कहां पर खोला गया, कोचीन। एक तरीके से फैक्ट्री है, क्या है, फैक्ट्री। ध्यान रखिएगा, आप बार बार एक चीज पढ़ते हो कि अंग्रेजों की फैक्ट्री, पुर्तगालियों की फैक्ट्री, एक सब फैक्ट्री। तो दिमाग में ये रखना, आज की फैक्ट्री से उसकी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर फैक्ट्री काम कर रही है वेयर हाउस की, किसके रूप में, वेयर हाउस के रूप में, जहां पर चीजों को क्या किया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिसका काम होता है भेजना और लाना। उसके लिए फैक्ट्री का इस्तेमाल हुआ। किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, कोचीन में, और दूसरी खोली गई कन्नूर में। दोनों की दोनों कहाँ है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। 1503 कोचीन और 1505 कन्नूर के अंदर। ठीक है, तो अल्मीडा के रूप में 2 चीजें याद रखनी है। एक तो संस्थापक है किसका, पुर्तगाली वंश का, या पुर्तगाली डायनेस्टी का, या पुर्तगाली कंपनीज का। दूसरी एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसने सबसे महत्वपूर्ण एक चीज चलाई, जिसे कहा जाता है, इसकी एक पॉलिसी थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। शांत जल की नीति किसकी, ये याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई, अल्मीडा के द्वारा लाई गई। इसका उद्देश्य ये था कि ये कह रहा था कि आप कितने भी तटों पर, तट के ऊपर कितने भी प्रकार की स्ट्रक्चर्स बना लें, दुर्ग बना लें,
लेकिन वो तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप समुद्र पर नियंत्रण नहीं करोगे। किस पर? समुद्र पर, यानी कि अरब सागर पर आपको क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण। और एक समय इनका इतना जबरदस्त नियंत्रण हो गया था कि अकबर जो है, अकबर को इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। आप समझ लीजिए कि समुद्र के अंदर व्यापार करना है तो एक इन्होंने सिस्टम शुरू किया था लाइसेंस का। किसका? जिसे कार्टेज सिस्टम कहा जाता है, जिसके माध्यम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर समुद्र में क्या करना है? व्यापार करना है। इतनी ताकत हो गई थी इनकी, क्योंकि पुर्तगाली मुख्य रूप से अरब सागर पर पूरा इन्होंने क्या कर लिया? अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। तो एक चीज तो ये इसके कैरेक्टर के बारे में। अब बात करें किसके बारे में? अल्फांसो। इसके बारे में कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर। अब आप कहोगे रियल फाउंडर क्यों माने इसको? ऐसा इसने क्या किया? तो इसने इतना जबरदस्त इस्टेब्लिशमेंट किया पुर्तगालियों के लिए। सबसे पहले इसने काम किया, इसने गोवा को जीत लिया साहब। किसको? गोवा। अब आप समझिए कब जीता गोवा को? 1500 और 1961 में छोड़ रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए, समझ में आ गया? लगभग 500 सालों से लगभग बराबर शासन किया इन्होंने। किस पर? वो इसलिए गोवा की छाप आपको, गोवा की स्टेट के अंदर आपको पुर्तगाली छाप, ईसाइयों की छाप या मॉडर्नाइजेशन आपको ज्यादा दिखाई देगा। उसका कारण यही है। दूसरा, मलक्का संधि पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। 1513 के आसपास मलक्का संधि। कौन सी? मलक्का स्ट्रेट। समझ में आ गया? इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ने वाली। किसको? इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ने वाली स्टेट कौन सी है? मलक्का। जिसके द्वारा आपके पूर्व के ईस्ट के देशों में व्यापार किया जाता है, चीन तक जाया जाता है। कहां तक? उस पर इन्होंने क्या कर लिया? नियंत्रण की। इनके बिना पूछे आगे कोई जहाज नहीं जाएगा, और पूछने का मतलब पैसा देना है, और कोई समस्या नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, हरमुज संधि पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। ये मिलेगी आपको फारस की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? फारस की खाड़ी। जो आप देखते हो ईरान वाला क्षेत्र, यूएई वाला, कौन सा? ओमान वाला क्षेत्र देखते हैं ना, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, एमिरेट्स वाला जो स्थापना देखते हो, वहां पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो वेस्ट में भी कर लिया और ईस्ट में भी कर लिया। वो थोड़ा सा नक्शा आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर, ये जो नक्शा है, ये जो ये भारत, ये यहाँ पर ईरान, कौन सा? ये पाकिस्तान, और ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप है। इसके अंदर मक्का, मदीना, सऊदी अरब, ओमान, इराक, ईरान सब हुए हैं। और ये जो बीच की संधि है, कौन सी? जल, जहां से क्या जाएगा? यूरोप में जाता है माल। उस पर इन्होंने क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। क्यों? क्योंकि इनका स्टेब्लिशमेंट कहाँ है? इस तट पर ही तो स्टेब्लिशमेंट है। भाई केरल आए हैं, गोवा पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया, गुजरात तक पहुंच गई है। तो इस पूरे के पूरे पश्चिमी तट पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? इन देशों में कोई भी काम, कोई भी व्यापार होगा, वो इनकी परमिशन के बिना नहीं होगा। इसका मतलब इन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को अरब सागर में, किसमें? अरब सागर में स्थापित कर लिया, बंगाल की खाड़ी में भी स्थापित कर लिया। तो इनको रोकने वाला अब कोई नहीं था। और इनको बाद में इलाज करेंगे इनके कौन? ब्रिटिश। और ब्रिटिश इनका ऐसा इलाज करेंगे कि ये सिर्फ एक ही जगह तक रह जाएंगे, गोवा तक। कहां तक? गोवा तक। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? इसके द्वारा, इसके अलावा इसने दो तीन चीजें और करी, उसको देखिए। पुर्तगालियों को कहा कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करिए। हाँ, वैवाहिक संबंध। हाँ, इसने कहा
वैवाहिक संबंधों की स्थिति स्पष्ट करी इसने। इसने कहा आपको वापस यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो अबू बर्क के बारे में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी। एक तो वास्तविक संस्थापक, कौन सा, रियल फाउंडर माना जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि गोवा को इसने जीता यूसुफ शाह से। किसे? यूसुफ शाह यहाँ का शासक था, उसको पराजित करके उसने गोवा को जीत लिया, पहली चीज। दूसरा, मलक्का संधि को अपने नियंत्रण में ले लिया और हरमुज संधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। समझ में आ गई बात? और इसके अलावा कुछ इसकी खुद की पॉलिसी भी मानी जाती है। इसके बाद आता है डी कुना। डी कुना ने एक महत्वपूर्ण काम किया कि ये जो गोवा जीता था, इस गोवा को कैपिटल बना दिया। किसकी? पुर्तगालियों की। समझ में आ गया? तो पहली चीज लिखिए, गोवा को राजधानी। अब दोनों शब्द याद रखिएगा, गोवा को जीता किसने, ठीक है, और गोवा को राजधानी कौन बना रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के समय दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां, कौन? शाहजहां। और शाहजहां का एक बेटा है शाह सुजा। कौन सा? शाह सुजा। शाह सुजा इनको छूट दे देता है साहब, और कहते हैं शाह सुजा से छूट मिलकर इन्होंने बंगाल में अपनी कंपनी की स्थापना कर दी, यानी कि हुगली में। किसमें? हुगली के अंदर, कहते हैं 1551 ईस्वी में। कहां पर? हुगली में अपनी कोठी की स्थापना कर दी, पश्चिम बंगाल में। शाह सुजा के समय। किसके समय? शाह सुजा। मैंने आपको बता रखा था उत्तराधिकार का संघर्ष। शाह सुजा कहां पर था? बंगाल में। औरंगजेब कहां था? दक्षिण में। मुराद कहां था? गुजरात में। दारा शिको कहां था? आगरा में। कुछ भी याद नहीं है, बस चल रही है गाड़ी, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा इसके बारे में, मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था 1534 में, 1534 के अंदर। कर्मावती, जिसने हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी। और उस समय उस पर मेवाड़ पर आक्रमण किसने किया? बहादुर शाह ने। किसने? और हुमायूं बाद में बहादुर शाह को भगाता है, बाद में। समझ में आ गया? गुजरात को। तो ये बहादुर शाह भागता भागता किन की सहायता, किन के लिए पहुंचता है? पुर्तगालियों के पास। और पुर्तगाली कहते हैं समुद्र में डुबा कर इसको मार देते हैं। कहानी तो एक और लिख लीजिए, बहादुर शाह की हत्या या बहादुर शाह की मृत्यु पुर्तगालियों ने करी थी साहब, समुद्र में डुबा दिया। आजा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने, किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए। अब पुर्तगालियों ने जब लंबे समय तक शासन किया है तो इन्होंने कुछ दिया भी होगा, कुछ ऐसी चीज लाए होंगे जो अब तक भारत में नहीं हुई होगी। समझ में आ गई बात? तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखें। पहले तो दो बातें और लिख ली। 1947, कौन सा? 1947 में पुर्तगालियों का गवर्नर बोसा। जब भारत देश क्या हुआ? आजाद हुआ। उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर कौन है? बोसा। और पुर्तगाली भारत छोड़कर कब गए? 1920 दिसंबर को। इन्होंने किसको छोड़ा? गोवा को। और भारत सरकार ने क्या चलाया? ऑपरेशन विजय चलाया, ठीक है। और इस समय यहां का जो गवर्नर था उसका नाम था एंटोनियो। जब देश आजाद हुआ उस समय गवर्नर कौन है? बोसा। जब भारत छोड़कर गए उस समय गवर्नर कौन है? एंटोनियो। और भारत सरकार ने गोवा को मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय। ये सामान्य जानकारी। अब इनकी देन क्या है, इन्होंने क्या भारत को दिया? तो इनका योगदान, योगदान जरूर थोड़ा सा याद रखना।
एक तो ये भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस ये लेकर आए। दूसरा, तंबाकू। और मुख्य रूप से चर्चित आलू, ये पुर्तगालियों की ही देन है प्रारंभ करने का भारत के अंदर। इसके अलावा आर्किटेक्चर, कौन सा? आर्किटेक्चर की एक शैली लेकर आए जिसका नाम है गोथिक शैली। ये जो आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम में कि ये जो चर्च हैं ये किस शैली में बने हुए हैं, तो गोथिक शैली में बने हुए हैं। कौन सी में? गोथिक शैली के अंदर बने हुए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनके आने से एक नया व्यापार शुरू हुआ, जहाजों के, छोटे जहाजों के निर्माण की परंपरा भी क्या हुई? शुरू हुई। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों का भारतीयों के लिए क्या है? योगदान है।